नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक पाठशाला में। तो हम बजट वाला ही चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं इस वाली वीडियो में। अभी तक मैंने इसके दो वीडियोस अपलोड किए हैं। एक में मैंने कवर किया था बजट की हिस्ट्री क्या है और उसके साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे उसके, और फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में मैंने कवर किया था कि बजट की डेफिनेशन क्या है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, भारत के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब होता है, क्यों इसको पेश किया जाता है, वगैरह वगैरह। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने के बाद ये वीडियो समझना थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं फिर इकोनॉमिक पाठशाला। तो इस वाले वीडियो में इस पार्ट में हम समझेंगे स्ट्रक्चर क्या है बजट का, यानी कि ढांचा क्या है। ढांचे का मतलब है कि कैसे बनता है वो, इनकम कहाँ से आएगी सरकार की और कहाँ कहाँ पर सरकार खर्चा करेगी। इस चैप्टर में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यानी कि पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही हम इंडिविजुअल लेवल पर कुछ भी डिस्कस नहीं करते। जिसकी भी चर्चा करते हैं वो सभी का सभी एक राष्ट्र के स्तर पर होता है, एक देश के स्तर पर होता है। तो ये बजट जो हम पढ़ रहे हैं ये भी पूरा का पूरा देश के स्तर पर ही है। और जब देश कह रहे हैं तो यहाँ पर भारत में दो सरकारें काम करती हैं, एक तो स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। हम इस चैप्टर में जिस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। बजट बनाने की अगर बात है तो स्टेट गवर्नमेंट भी इसी तरह से बजट बनाती है, जहां से इनकम आएगी और कहां कहां पर खर्चा करना है। सीधा सा हिसाब चलता है, जैसे घर का है वैसे ही राष्ट्र का भी है। तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में सेंट्रल केंद्र सरकार के बजट के बारे में ही बात करेंगे, पूरे देश के बारे में। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि सरकार की कहाँ कहाँ से इनकम आती है, कहाँ कहाँ पर खर्चा करता है वो, कैसे बजट बनाया जाता है। तो इस चीज़ को समझने से पहले प्रीवियस वीडियोस की 2-3 चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। एक तो क्या है कि बजट का डेफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या है इसकी, कि इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि चालू लेखा वर्ष में जितनी भी सरकार की अपेक्षित आय है और अपेक्षित खर्चे होंगे उसका जो लेखा जोखा हमें बताता है उसको कहते हैं गवर्नमेंट बजट या फिर यूनियन बजट। आम बोलचाल की भाषा में इसको बजट भी कहते हैं। तो गवर्नमेंट बजट क्या था, दो चीजें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। एक तो करंट फाइनेंशियल ईयर की एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, और प्रीवियस ईयर का जो भी एक्सपेक्टेड इनकम थी उसके बदले में क्या रियल एक्सपेंस हुए हैं उसका लेखा जोखा बताते हैं। अगर आपको ये पॉइंट समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही हो तो पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको समझा रखा है। इसमें समझाने जाऊंगा तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इस वजह से इसको कंक्लूड वे में या फिर संक्षेप में इस वीडियो में समझ रहे हैं। तो ये दो चीजें आप समझ गए। क्या था, कहां पर पेश होता है ये, पार्लियामेंट में, और कब पेश होता है तो 1 फरवरी को सुबह 11 बजे हर साल ये पेश किया जाता है। कौन पेश करता है तो हमारे देश का जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो बजट को पेश करेगा। इस समय हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। तो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हर साल जब तक भी फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगी, वित्त मंत्री रहेंगी, तब तक हर साल 1 फरवरी को 11 बजे ये बजट पेश किया जाएगा। बजट में अलग अलग टाइम पे अलग अलग चेंजेस हुए हैं, इसका भी एक वीडियो अपलोड किया है बजट की हिस्ट्री का, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाकर देख लीजिए अगर आपको रुचि है इसके इतिहास को समझने में। तो अब शुरू करते हैं मेन टॉपिक इस चैप्टर का, कि इस पार्ट का, इस वीडियो के पार्ट का स्ट्रक्चर क्या है बजट का। तो बजट क्या होता है, कुल मिला के इनकम और एक्सपेंसेस का लेखा जोखा। ये व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकता है और सरकार के स्तर पर भी होता है। ये इसी तरह से सब जगह काम करता है। क्या है बजट का ढांचा, तो कुछ रिसीप्ट्स होंगी हमारी। रिसीप्ट्स सिनोनिम्स है इनकम का ही, हिंदी में इसको कहते हैं प्राप्तियां और आय, पर्यायवाची शब्द हैं ये दोनों। तो रिसीप्ट्स होंगी कुछ और कुछ हमारे एक्सपेंडिचर होंगे, खर्चे होंगे। हमारे खर्चे वहीं पर ही होते हैं, उतने ही पैसों का हम खर्चा करते हैं जितना पैसा हमारे पास इनकम के रूप में आएगा। तो रिसीप्ट्स है और कुछ इनकम है। रिसीप्ट्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, रिवेन्यू रिसीप्ट्स और कैपिटल रिसीप्ट्स। ऐसे ही रिवेन्यू रिसीप्ट्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, टैक्स और नॉन टैक्स।
टैक्स का मतलब है करों से जो भी प्राप्तियां होंगी उसको टैक्स वाली कैटेगरी में रखा जाता है, और जो भी टैक्स को छोड़कर दूसरी कहीं से प्राप्तियां होती हैं उसको नॉन टैक्सेबल इनकम या फिर नॉन टैक्सेबल रिसीप्ट्स कहा जाता है, गैर कर आय। और कुछ कैपिटल पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, ये हो गई टोटल इनकम या फिर टोटल रिसीप्ट्स, कुल प्राप्तियां हो गई हमारी, इन सभी को जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम हो गई। अब जितनी हमारे पास इनकम आई है उसके हिसाब से ही हमें आगे खर्चा करना पड़ेगा। तो कहाँ कहाँ पर खर्च कर सकते हैं, तो इसको भी दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व खर्चे कहते हैं, और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत खर्चे कहते हैं। इन दोनों में ज़्यादा कंफ्यूज होने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, वीडियो आगे बढ़ेगा, ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ मैं। तो इनको दो कैटेगरीज में बांटा गया है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, है ना। तो जितनी हमारी रिसीप्ट्स हुई, प्राप्तियां हुई, इनकम हुई, और जितने हमने खर्चे किए, इन दोनों को क्या करेंगे, हम समरी बनाएंगे, और उस समरी को ही बजट कहा जाता है। तो रिसीट से शुरू करते हैं, इनकम से शुरू करते हैं, मतलब कि सरकार की इनकम कहां कहां से आएगी। तो इसको दो श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले एक तो रिवेन्यू रिसीप्ट्स और दूसरा कैपिटल रिसीप्ट्स। हिंदी में इसको कहते हैं राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। क्या है इसमें फर्क, ये समझते हैं। लिखा है कि डू नॉट क्रिएट लाइबिलिटी, यानी कि किसी भी प्रकार की देयता उत्पन्न नहीं करती सरकार के लिए। हम इसको अपने ही एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास कोई भी पैसा आया तो मैं उसको चाहे खर्च करूं चाहे ना करूं, ये मेरी मर्जी है। तो मेरे पास जो भी इस तरह की इनकम आएगी कि मैं उसकी अपनी मर्जी से खर्च कर सकता हूं, और मेरा मन नहीं भी है तो नहीं भी खर्च कर सकता, किसी भी प्रकार की देयता नहीं है, किसी को वापस नहीं करना, तो वो मेरे लिए क्या है, रिवेन्यू रिसीप्ट्स है। ऐसे ही सरकार के लिए जो भी पैसा उसके पास आता है उसको किसी को वापस करने की कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, देयता नहीं है, तो उस तरह के पैसे को कहते हैं राजस्व प्राप्तियां या फिर रिवेन्यू रिसीव्स। नेक्स्ट है कि डू नॉट क्रिएट रिडक्शन इन एसेट, जो भी सरकार के असेट्स हैं, पूंजियां हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कमी वो नहीं करते। जो भी इस तरह का धन सरकार के पास आएगा वो सभी डाला जाता है किसमें, राजस्व प्राप्तियों में। पूंजीगत प्राप्तियां क्या है, इट क्रिएट्स लाइबिलिटी। ये जो धन सरकार के पास आया है, या हम अपना एग्जांपल लेते हैं कि जो भी पैसा हमारे पास आएगा कहीं से, उसको वापस करना जिम्मेदारी होगी। आप कहीं से पैसा उधार मांग कर ले आए तो वो आपको वापस करना ही करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है। तो सरकार के पास भी कुछ पैसा ऐसा आता है जो उसको वापस करना उसकी जिम्मेदारी होती है। तो जो भी इस तरह की इनकम होगी उसको कैपिटल रिसीप्ट्स में रखा जाता है कि ये लाइबिलिटी क्रिएट करती है, देयता उत्पन्न करती है सरकार के लिए, और ये मैंडेटरी है, जिम्मेदारी है उसकी पैसा वापस करना। एंड क्रिएट्स रिडक्शन इन एसेट, उसके सरकार की पूंजियों में कमी करती है ये, इस तरह की आय, उस तरह की आय को पूंजीगत प्राप्तियों में डाला जाता है। ये तो हो गई परिभाषा। अब इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि कौन कौन सी प्राप्तियां होती हैं जो सरकार की लाइबिलिटी है और कौन सी सरकार की लाइबिलिटी नहीं है। तो सरकार की इनकम कहां कहां से होगी, दो जगह से इनकम हो सकती है, हालांकि और भी हैं, पर अभी फिलहाल रिवेन्यू रिसीप्ट्स के बारे में समझ रहे हैं। तो रिवेन्यू रिसीप्ट्स जो है या फिर राजस्व प्राप्तियां दो तरह से सरकार के पास आती है। एक तो टैक्स यानी कि कर प्राप्तियां, और दूसरा नॉन टैक्स यानी कि गैर कर प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां समझ गए आप कि इससे सरकार की लाइबिलिटी नहीं है वापस करना, यानी कि जो भी हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं वो वापस करना सरकार की लाइबिलिटी नहीं होती। वो चाहे वापस करे चाहे ना करे, उसकी मर्जी है। तो टैक्सेबल इनकम और नॉन टैक्सेबल इनकम। अब टैक्स को दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं हम, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है कि कुछ कर जिस पर लगाए जाते हैं वो ही उसको भरता है, जिस पर लगाया गया उसने ही भरा। मुझ पर अगर कोई भी टैक्स लगा है तो मैं ही भरूंगा उसको। और कुछ टैक्स होते हैं कि जिस पर लगाया भरा किसी और ने, मुझ पर लगाया लेकिन मैं दूसरों से वसूल कर सकता हूं वो वाला टैक्स, उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। क्या है इसके एग्जाम्पल, जैसे इनकम टैक्स है, आयकर है, मुझ पर लगाया और वो मुझसे ही वसूला जाएगा, किसी और की लाइबिलिटी नहीं है वो भरना। मुझ पर लगाया है तो मैं ही उसको भरूंगा। इस तरह के कर को कहते हैं प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स।
और कुछ टैक्सेस होते हैं जो जिस पर लगाया वो दूसरों से वसूल कर सकता है। जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी जो होता है, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर हम देते हैं, तो वो लगाया हम पर ही जाता है, लेकिन वसूला वो दुकानदारों से जाता है। दुकानदार भरता है वो उसको, आप जीएसटी भरने के लिए नहीं जाते, दुकानदार भरता है उसको। तो इस तरह के टैक्स को कहते हैं अप्रत्यक्ष कर, या आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि दूसरों पर टाला जा सकता है वो वाला टैक्स, और ये वाला टैक्स प्रत्यक्ष कर दूसरों पर टाला नहीं जा सकता। अगर और अच्छे से समझना है तो एक वीडियो मैंने अपलोड किया है जीएसटी का, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो वाला वीडियो देख लेना, उसमें टैक्स को बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने। तो टैक्स को दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल क्या है? इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, कॉरपोरेशन टैक्स यानी कि निगम कर एक डायरेक्ट टैक्स है, जिस फर्म पर लगाया गया है, जिस फर्म के मालिक पर लगाया गया है उसको ही वो भरना पड़ेगा। एस्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, ये सभी क्या है? प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। अप्रत्यक्ष करके कुछ उदाहरण है, एक्साइज ड्यूटी होती है। एक्साइज ड्यूटी होती है उत्पाद शुल्क, किसी भी चीज का उत्पादन जब करते हैं तो केंद्र सरकार उस पर टैक्स वसूलती है, उसको कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। अभी ये सिर्फ लिकर पर और पेट्रोल पर यानी कि शराब और पेट्रोल पर ही लगाई जाती है, बाकी सब जगह से एक्साइज ड्यूटी हटाकर उसको जीएसटी में ही इंक्लूड कर दिया गया है। तो एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, और ये लगाया हम पर ही जाता है, यानी कि हमें हमारे भरना लाइबिलिटी है उसकी, लेकिन वसूलते किससे हैं? दुकानदारों से वसूलते हैं। जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी एक तरह की इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं टैक्सेस के जहां से सरकार की इनकम आ सकती है। कुछ हैं, ये सारे टैक्सेस लिखने जाऊंगा तो कुछ 50 के करीब टैक्स हैं राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के मिलाकर, तो यहां से सरकारों की इनकम हो सकती है। पर क्योंकि हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं तो इसलिए मेजर मैंने केंद्र सरकार के टैक्स ही इस पर लिखे हैं। ये हो गया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्सेबल इनकम हो गई। या फिर कुछ होती हैं नॉन टैक्सेबल इनकम, गैर कर प्राप्तियां, जो कि टैक्स नहीं है लेकिन सरकार की प्राप्तियां होती हैं। क्या है वो? फीस हो गई किसी भी चीज की, लाइसेंस बनवाना है आपको तो वो क्या है? एक तरह की फीस है। आरसी बनवानी है किसी भी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो वो क्या है? फीस है कि किसी भी तरह की सरकारी व्यवस्थाओं को प्रयोग करने के बदले में जो हम पैसा भरते हैं उसको कहते हैं फीस। तो ये सरकार की एक इनकम का स्रोत है कि फीसेज लेकर सरकार पैसा वसूलती है, इनकम बनाती है अपनी। एस्चीट, अब कोई आदमी था जो इकलौता अपने घर में था, अब बड़ा हुआ और उसके बाद में उसके पास कुछ संपत्ति थी, उसने किसी को भी अपना दावेदार नहीं बनाया और मर गया। ठीक है, उसका कोई भी दावेदार नहीं था और वो मर गया, तो वो सीधा सीधा सरकार के खाते में चला जाता है। और ये क्या है? सरकार को उसको वापस लौटाना, किसी भी प्रकार की देयता लायबिलिटी नहीं है उसको, तो सरकार इनकम में ही काउंट उसको कर लेती है। इसको कहते हैं एस्चीट। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो भी सरकारी कंपनियां खुली हुई हैं, जैसे एलआईसी एक सरकारी कंपनी है, सरकारी स्कूल होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, तो ये क्या है? यहाँ से भी कुछ इनकम आएगी। तो जितनी इनकम यहाँ से आती है पब्लिक एंटरप्राइजेस से, वो भी सरकार की एक इनकम है। ग्रांट्स या फिर डोनेशंस, दान मिला है कहीं से, हमारे देश में कुछ आपदा आ गई और यूएसए कहता है या कोई और दूसरा देश कहता है कि हम आपको इतना पैसा दान में दे रहे हैं। भारत भी कई बार दान देता है दूसरे देशों को, तो जो सरकार के पास दान आते हैं वो भी क्या है? एक तरह की उसकी इनकम है। लाइबिलिटी नहीं है लौटाना, तो क्या इसको रेवेन्यू रिसीप्ट्स में ही रखा जाता है। स्पेक्ट्रम की सेल करके, स्पेक्ट्रम क्या होता है? हम जो भी मोबाइल नेटवर्क यूज कर रहे हैं उसके पीछे एक स्पेक्ट्रम है, जैसे 2G स्पेक्ट्रम है, 3G स्पेक्ट्रम है, 4G 5G 6G, ये क्या है? स्पेक्ट्रम है, एक तरह की एयर होती है, एयर का बेस होता है। सरकार इसको बेचकर, इसका लाइसेंस बेचकर भी पैसा कमाती है। तो स्पेक्ट्रम का सेल करके सरकार पैसा कमाती है। तो रेवेन्यू रिसीप्ट समझ गए, एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। वो वाला पैसा जो लौटाना सरकार की लाइबिलिटी नहीं है, जो उसके पास आ गया तो फिर आ गया। इसके अलावा टैक्स को दो कैटेगरीज में और बांट सकते हैं हम। क्या है? प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्स होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी किसी भी आदमी की, तो उस पर लगने वाला टैक्स भी बढ़ जाता है। अभी जैसे भारत में प्रोग्रेसिव टैक्स ही है कि 5 लाख रुपए तक इनकम है तुम्हारी तो कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, उससे ऊपर चली गई फिर 10%, 10 लाख से ऊपर चली गई तो फिर 20% हो जाएगा। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स का रेशियो भी बढ़ता जाता है। रिग्रेसिव टैक्स होता है कि स्टेबल रहता है,
10% किया गया है तो सभी पर 10% ही लगेगा। अब किसी की अगर तनख्वाह 1 लाख रुपए है तो उसकी जेब से 10,000 रुपये चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको 90,000 रुपये अभी भी उसके पास है। लेकिन किसी की तनख्वाह ही 5,000 रुपये है, अब उस पर 10% टैक्स चला जाए, 500 रुपये टैक्स चला जाए तो उसकी जेब में कितने 4500 रुपये ही बचे, जो उसके लिए बहुत ही बड़ा कारण हो सकता है, चिंता का विषय हो सकता है। तो प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स में ये फर्क है और भारत में इस समय प्रोग्रेसिव टैक्स ही लगा हुआ है। वैट एंड स्पेसिफाइड टैक्सेस। वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स, जितना आपने वैल्यू एडिशन किया किसी भी चीज में उस वैल्यू का ही टैक्स आपको भरना पड़ेगा। जीएसटी क्या है, एक तरह का वैट ही सिस्टम है। और स्पेसिफाइड टैक्स होते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने का मूल्य वृद्धि हुई है, कितने की मूल्य वृद्धि नहीं हुई है, आपको पूरे पैसे पर ही टैक्स भरना पड़ेगा। इस पर भी अगर समझने में थोड़ी सी परेशानी हो तो इसका विस्तृत वीडियो जीएसटी के नाम से डाला हुआ है अपने चैनल पे ही, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो ये हो गई कौन सी रिसीप्ट्स हो गई, रिवेन्यू रिसीप्ट्स हो गई। एक कारक हो गया सरकार की आय का कि सरकार के पास इन सोर्सेस से, इन स्रोतों से पैसा आता है। अब देखिए पूंजीगत प्राप्तियां। तो पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं कि वो प्राप्तियां जो सरकार की लाइबिलिटी क्रिएट करती है उसको लौटाना सरकार का परम कर्तव्य है। क्या है उस तरह के इनकम, क्या हो सकती है, रिकवरी ऑफ लोन्स। सरकार ने किसी को लोन दिया और वो रिकवरी होकर आया पैसा, उससे वापस आ रहा है पैसा, तो वो क्या है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लौटाना लोन्स। कहीं से उधार लेना है सरकार को या फिर और कोई लाइबिलिटी है। हमारे पास क्या होता है कभी कभी घर पे ही कि किसी महीने इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस हो जाते हैं, घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई, इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस हो गए, हमारे घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई या फिर कुछ एक्स्ट्रा सामान खरीदना पड़ गया, तो क्या होता है, इनकम कम रही और एक्सपेंस ज़्यादा हो गए। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, किसी पड़ोसी से उधार मांग लिया या फिर हमारे पास ही कोई सेविंग पड़ी हुई थी वो हमने तोड़ दिया। हमारे पास जो सेविंग पड़ी हुई थी वो क्या हो गई, एसेट हो गया हमारा। तो या फिर हम पड़ोसी से उधार मांगकर ला सकते हैं। तो जो आप पड़ोसी से उधार मांग के लाए हो वो क्या है, आपकी लाइबिलिटी है, वापस लौटाना उसको। ऐसे ही सरकार के भी जब खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो वो पैसा उधार मांगकर लाती है। कहाँ से उधार मांगकर लाएगी अभी समझेंगे थोड़ी देर में आगे। तो जो भी बोरोविंग्स हैं सरकार की या फिर और कोई लाइबिलिटी है उसके अलावा जो पैसा कहीं से आया है हमारे पास और लौटाना है, वो सभी क्या है, एक तरह की आय है उस समय, लेकिन बाद में उसको लौटाना पड़ेगा। और ये जैसे मैंने बोला कि हमारे पास कुछ सेविंग पड़ी हुई थी उसमें से पैसा निकाल लिया, तो हमारे लिए क्या है, वो एसेट है। तो एसेट में क्या आ गई, कमी आ गई, रिडक्शन आ गया, इसीलिए लिखा हुआ था यहाँ पर क्रिएट्स रिडक्शन इन एसेट। इसके अलावा और कोई भी जो भी पैसा बचा वो सभी अदर रिसिप्ट्स में डालकर कैपिटल रिसिप्ट्स में ही डाल दिया जाता है। ये क्या हो गई, टोटल इनकम हो गई सरकार की कि इतना इस जगह से सरकार के पास पैसा आ सकता है। अब समझते हैं कि सरकार पैसा कहां कहां पर खर्च कर सकती है। तो खर्च को भी दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व खर्चे और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत खर्चे। क्या फर्क है इसमें, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को देखते हैं कि डू नॉट क्रिएट एनी असेट, यानी कि किसी भी तरह की पूंजी सरकार के लिए ये नहीं बनाता है। इसको एक सीधे से एग्जांपल से समझ लेते हैं पहले कि एक आपको 10 रुपए मिले घर से, ये हो गई आपकी इनकम। अब इस 10 रुपए का आप चॉकलेट खरीद सकते हो, ठीक है, ये हो गया आपका एक्सपेंस। अब इस 10 रुपए के चॉकलेट को आप दो जगह खर्च कर सकते हो, एक तो चॉकलेट खरीदा और आप खा गए, जो खर्चा आपने कर दिया अब वो पैसा वापस वो नहीं आ सकता। इस तरह के खर्चे को हम कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, खा गए आप वो पैसा। या फिर इस चॉकलेट को आपने खरीद के आगे कहीं पर बेच दिया, इन्वेस्ट कर दिया इस चॉकलेट में और इस 10 रुपए के चॉकलेट को आपने 12 रुपए का कहीं पर बेच दिया। ये 10 रुपए जो आपने यहां पर खर्च किए ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये पैसा आपने इस समय तो खर्च किया लेकिन लौट के आपके पास वापस से आ सकता है। इस तरह के खर्चे को कहते हैं पूंजीगत खर्चे। तो ये 10 रुपए इनकम हो गई और उसको आपने इस तरह से दो जगह पे खर्च कर सकते हो, या तो राजस्व खर्चों में या फिर पूंजीगत खर्चों में। सीधे शब्दों में ये है कि वो खर्चा जो वापस सरकार के पास लौटकर नहीं आ सकता वो खर्चे को कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो खर्चा वापस से सरकार के पास लौटकर पैसा आ सकता है उस तरह के खर्चे को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर।
डू नॉट क्रिएट एनी असेट, यानी कि किसी भी तरह की पूंजी का निर्माण वो नहीं करता। यहां पर आपने 10 रुपए खा लिए तो कोई पूंजी थोड़ी बनी आपकी, तो ये हो गया। डू नॉट क्रिएट एनी रिडक्शन इन लाइबिलिटी, किसी भी तरह की जो देता है सरकार की उसमें कमी ये नहीं लेकर आता। आपने खर्च कर दिया वो पैसा, लेकिन जितनी आपकी लाइबिलिटी पहले थी वो लाइबिलिटी अभी भी उतनी ही बनी हुई है। तो इस तरह के जो भी खर्चे होंगे उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखा जाता है। पूंजीगत खर्चे होते हैं कि क्रिएट एसेट, ये पूंजी बनाता है, इस तरह के खर्चे पूंजी बनाते हैं। ये चॉकलेट जो आपने 10 रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किए थे, आपके लिए पूंजी बन गई है चॉकलेट। अब इस 10 रुपए को बेचकर आप फिर से पैसा वो ला सकते हो। और लाइबिलिटीज में रिडक्शन करता है, ये कमी लेकर आता है। जब आप इस तरह के खर्चे करते हो तो आपकी जो भी लाइबिलिटी पहले थी, अगर वो 100 रुपए थी और आपने उसमें से 5 रुपए खर्च कर दिए, तो आपकी लाइबिलिटी अब 95 रुपए ही रह गई। रिडक्शन करता है लाइबिलिटीज में। कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं? तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, वेज बिल्स हैं। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी का वेतन देना, सरकारी अध्यापक हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, तो जो भी है उनका वेतन देना क्या कहलाता है? राजस्व खर्चों में ही आता है। क्योंकि सरकार से कोई लाइबिलिटी कम हुई क्या? नहीं हुई। कोई इससे असेट बना? नहीं बना। जो खर्चा चला गया वो वापस पैसा नहीं आ सकता। इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी सरकार को इंटरेस्ट देना है, सरकार की जो इंटरेस्ट देना है, सरकार ने, अब आपको कभी भी कहीं से भी लोन मिलता है तो वो एक ना एक इंटरेस्ट पर, ब्याज पर मिलता है। ठीक है भैया? तो आपका जो लोन है, लाइबिलिटी है, मान लेते हैं 100 रुपए की, और उस पर ब्याज लग गया 10 रुपए का। अब आपने खर्च किया 10 रुपए दे दिए, लेकिन आपकी लाइबिलिटी तो अभी भी 100 की 100 ही रही, इस पर तो कुछ कमी हुई नहीं। तो जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है, लोन पर जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है, वो पूंजीगत खर्चों में नहीं आती। याद रखना इसको, वो हमेशा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती है। कई बार इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा, उस न्यूमेरिकल में आपको बजट बनाने के लिए कहा जाएगा। तो जब भी आप उसको कैटेगराइज करोगे तो उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही रखना है। इंटरेस्ट जो भी होता है, ब्याज, वो हमेशा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आता है। सब्सिडीज दी जाती हैं अलग अलग चीज़ों पर। सिलेंडर पर सब्सिडीज मिलती थी किसी ज़माने में, आजकल तो नहीं मिल रही है। पेट्रोल पर कभी सरकार दे देती है, या और भी बहुत सारे राशन पर सब्सिडीज देती है। जो भी सरकारी राशन मिलते हैं उस पर सब्सिडीज मिलती है। स्कूल की फीस में सब्सिडीज मिलती है। तो जो भी सब्सिडी देती है सरकार, वो तब सभी क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। डिफेंस परचेज कर लिया, सैन्य सुरक्षा कुछ परचेज किया है, हथियार परचेज किए हैं, तो वो सभी क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं। आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और उसको अलग अलग रूप में कैटेगराइज, श्रेणियों में बांटने की कोशिश इसको कीजिए कि कौन सा राजस्व खर्चा हो सकता है और कौन सा पूंजीगत खर्चा हो सकता है। अब पूंजीगत खर्चे के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। उदाहरण, लैंड या फिर बिल्डिंग है, कोई सरकार ने जमीन खरीद ली या फिर कोई बिल्डिंग का निर्माण कर रही है, तो क्या है? उसके लिए पूंजी बन रही है। वो चाहे तो उस बिल्डिंग को बेचकर फिर से पैसा वो ले सकती है, लेकिन अभी फिलहाल लैंड पर उसने इन्वेस्ट किया है। मशीनरी या फिर कोई इक्विपमेंट खरीद लिया है, तो ये क्या है? एक तरह का असेट है। ये शेयर परचेज कर लिया किसी कंपनी के, तो ये क्या है? एक तरह के असेट है कि हाँ भैया पैसा वापस आ सकता है। लोन जो लिया है वो सभी क्या है? पूंजीगत खर्चों में आते हैं। ये 100 रुपए में से अगर वो 5 रुपए देता है, इंटरेस्ट नहीं, अगर इस 100 रुपए में से 5 रुपए उसने खर्च में से 5 रुपए इसको दिए हैं लोन्स के, तो वो सभी क्या है? पूंजीगत उसमें आते हैं, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटीज कम कर रहे हैं। तो ये दो कैटेगरीज में बांटा गया है एक्सपेंडिचर को भी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो रिसीप्ट्स हैं वो भी दो कैटेगरीज में है, रिवेन्यू रिसीप्ट्स और कैपिटल रिसीप्ट्स। ऐसे ही जो एक्सपेंडिचर है वो भी दो कैटेगरीज में है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके अलावा इसको दो और कैटेगरीज में बांट सकता हूं। इन्हीं खर्चों को, राजस्व खर्चों को भी और पूंजीगत खर्चों को भी दो कैटेगरीज में बांट सकता हूं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। आपके घर में एक महीने का वेतन आया और उस वेतन के हिसाब से कुछ आपने आशा किया कि मैं इतना पैसा इस बार यहाँ इस महीने इतना पैसा खर्च करूंगा। कुछ पैसा राशन वाले के लिए, स्कूल की फीस के लिए, कपड़ों के लिए, वगैरह वगैरह। अब कुछ एडिशनल खर्चे जुड़ जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई, आपके घर में ही कोई मेहमान आ गया, किसी की शादी पड़ गई, तो ये क्या है? कुछ एडिशनल खर्चे हैं जिसका आपने प्लान नहीं बनाया था, पर हाँ भैया आ गए वो खर्चे। तो
तो जो हमने प्लान बनाया था उसको कहते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर। सरकार हर साल जब बजट पेश करती है तो उस बजट में यही पेश करती है कि हमारे प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या क्या होंगे, कितना पैसा हम किस पर खर्च करेंगे। अब उस प्लानिंग के हिसाब से कुछ एडिशनल खर्चे तो आ ही जाते हैं। बाढ़ आ गई, कहीं पर बारिश ज़्यादा गिर गई, या फिर किसान की फसल खराब हो गई, वहाँ पर सब्सिडी ज़्यादा देनी है, तो कुछ नॉन प्लान खर्चे भी आ जाते हैं। तो जितने भी सरकार ने योजना बनाई थी उसके हिसाब से जो भी खर्चा हुआ, और जितनी योजना नहीं बनाई थी उसके हिसाब से जो खर्चा हुआ, वो सभी नॉन प्लान में आ जाता है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी प्लान्ड और नॉन प्लान्ड में बांट सकते हैं। कुछ खर्चे होंगे जो नए निकल आए। अब जैसे वेज बिल हैं, सरकार ने नई भर्तियां कर दी इस साल, अपेक्षा नहीं की थी लेकिन नई भर्तियां कर दी, तो अब इनकम उनको भी देनी पड़ेगी। तो ये क्या है, सरकार का खर्चा बढ़ गया भैया। पूंजीगत खर्चों को भी दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये हो गए दो और कैटेगरीज। तो भैया ये हो गया रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर। अब इसका पूरा का पूरा ढांचा देखते हैं कि कैसे क्या काम करेगा ये। तो ये है समरी जो अभी तक हमने पढ़ा। क्या था कि सरकार की कुछ प्राप्तियां होंगी और कुछ खर्चे किए जाएंगे। जो प्राप्तियां होंगी उसको दो श्रेणियों में बांटा गया है, दो कैटेगरीज में बांटा गया है, रिवेन्यू रिसीप्ट्स और कैपिटल रिसीप्ट्स, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। ऐसे ही खर्चों को भी दो कैटेगरीज में बांटा गया है, दो श्रेणियों में, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि राजस्व खर्चे और पूंजीगत खर्चे। जो राजस्व प्राप्तियां हैं उसको दो श्रेणियों में बांटा गया है, टैक्स रिसीप्ट्स और नॉन टैक्स रिसीप्ट्स, यानी कि कर से जो भी प्राप्तियां होंगी वो टैक्स रिसीप्ट्स में आएंगी, और जो बिना कर के प्राप्तियां होंगी वो नॉन टैक्स रिसीप्ट्स में आएंगी। टैक्स की भी दो श्रेणियां थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसके अलावा भी दो थे, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव, और वैट और स्पेसिफाइड टैक्सेस। तो टैक्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया और नॉन टैक्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया। ये कौन कौन से थे, एग्जांपल्स की सहायता से हम समझ चुके हैं। अब जो एक्सपेंडिचर था वो दो ही थे, रिवेन्यू और कैपिटल। अब रिवेन्यू और कैपिटल को भी दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड। ऐसे ही रिवेन्यू प्लान्ड, रिवेन्यू नॉन प्लान्ड, कैपिटल प्लान्ड, कैपिटल नॉन प्लान्ड। तो ये हो गया बजटीय ढांचा कहते हैं इसको, स्ट्रक्चर कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर ऐसे खड़ा होता है सरकार के एक्सपेंसेस का और रिसीव्स का। यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज फिट कर दूंगा तो आप उसको प्लस माइनस करके निकाल लोगे कि क्या होगा बजट। अब जब इसमें से प्लस माइनस करेंगे तो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो इनकम हमारी एक्सपेंसेस के बराबर रहेगी, है ना, जितना भी हमारे पास पैसा आया उतना ही पैसा हमने खर्च किया, या फिर वो नहीं रहेगी, है ना, कि जो भी हमारे पास इनकम आई उससे या फिर ज्यादा खर्चा कर दिया हमने या फिर कम खर्चा कर दिया। तो यहां पर इसको समझते हैं बजट। दो तरह के बजट बन सकता है, एक को कहते हैं बैलेंस्ड बजट यानी कि संतुलित बजट, और दूसरा है अनबैलेंस्ड बजट यानी कि असंतुलित बजट। संतुलित बजट क्या है, असंतुलित बजट क्या है? तो संतुलित बजट है कि जहां पर भी इनकम हमारे एक्सपेंसेस के बराबर रहेगी उसको कहते हैं संतुलित बजट। जितना भी पैसा सरकार के पास इनकम के रूप में आया उतना ही पैसा उसने खर्च किया, ना एक रुपया कहीं से लिया उसने, ना एक रुपया किसी को दिया उसने। ठीक है, हमारे घर में 10,000 रुपये इनकम आई और उस 10,000 रुपये में ही हमने खर्चा पूरा का पूरा चलाया, ना उसमें से एक रुपया हमने कहीं पर कम खर्चा किया और ना ही हमें एक्स्ट्रा खर्च करने की उसमें ज़रूरत पड़ी या फिर हम कहीं से पैसा उधार मांग कर लेकर आए। उसको कहते हैं संतुलित बजट की जहां पर भी इनकम यानी कि आय और खर्चे हमारे बराबर रहते हैं। दूसरा है अनबैलेंस्ड बजट या फिर असंतुलित बजट। ये क्या है कि दो सिचुएशन हो सकती हैं अब यहाँ पर, या तो लाभ वाली सिचुएशन रहे या फिर घाटे वाली सिचुएशन रहे। लाभ क्या है और घाटा क्या है? लाभ होता है कि जहां पर हमारी इनकम तो ज्यादा रही और एक्सपेंसेस कम रहे। हमारे घर का एग्जाम्पल लें कि हमारे घर के एग्जाम्पल में अगर 10,000 रुपये इनकम हमारे घर में आई तो हमने उसमें से 9,000 रुपये खर्च किया, सिर्फ 1,000 रुपये उसमें से बचा लिए। इसको कहते हैं सरप्लस बजट या फिर लाभ का बजट। यह क्या है? असंतुलित बजट का कारण है, वो कारक है एक श्रेणी में रखा गया है और यहां पर लाभ वाली स्थिति होती है। दूसरा है डेफिसिट बजट या फिर घाटे का बजट। डेफिसिट बजट या फिर घाटे का बजट मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है सबसे, इस पूरे चैप्टर में डेफिसिट बजट ही हमको पढ़ना है। यहां पर होता है कि एक्सपेंस ज्यादा रहते हैं, इनकम हमारी कम रहती है। हमारी इनकम तो हुई 10,000 रुपये
और हमारा खर्चा हो गया 11,000 रुपये। ये 1,000 रुपये हमने कहाँ से लेकर आए, हम हो सकता है खर्च लेकर के लेकर आए हो या फिर हमारे पास जो सेविंग पड़ी थी उसी में से निकाल लिया उसको। तो जब हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा इनकम से, उसको कहते हैं घाटा। भारत की स्थिति में घाटा ही हमेशा होता है। आज तक एक भी स्थिति नहीं आई कि जब बैलेंस्ड बजट बना हो या फिर सरप्लस का बजट बना हो। हम हमेशा घाटे का ही बजट बनाते हैं और यही घाटे का बजट ही हमको पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। कंक्लूजन अगर हम देखें तो हाँ यही है, इसी के लिए पूरा का पूरा इतना सारा समझना पड़ता है। तो डिफिसिट होता है घाटे का बजट। अब घाटा जो है 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा और राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा और इसको कहते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा ये क्या होता है ये हम समझेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, तो अब इसको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा मैं। तब तक ध्यान रखिए अपना, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियोस आपको समय पर मिल जाएं और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।